सोनागाची की रातें पार्ट 26। नदीम ट्रेन में बैठा और सीधा कराची जमान के पास पहुंच गया। उसने जमान को बताया कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है उसका ब्याह किसी दूसरे से हो रहा है। जमान ने नदीम को कंधे से पकड़कर हंसते हुए हल्का सा झटका देकर कहा, और तुम बुद्धू बने अपनी महबूबा को दूसरे के साथ जाते देखते रह गए? अरे नदीम भाई, तुम किस जमाने में रह रहे हो? लड़की को भगाकर यहाँ ले आओ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। नदीम उसका मुंह तकने लगा। पहले तो उसने ऐसा कदम उठाने से खुद इनकार किया, फिर कहा कि नजमी घर से भागने पे तैयार नहीं होगी। जमान ने सिगरेट एस्ट्रे में मसलते हुए कहकहा लगाया और नदीम के कंधे पर हाथ मारकर बोला, तो प्यारे फिर साहिल समंदर पर जाकर कोई दर्दनाक फिल्मी गीत गाओ। मेरे पास तो तुम्हारा जो इलाज था वो तो मैंने बता दिया। नदीम ने हामी तो नहीं भरी, मगर यह ख्याल उसके दिल में बैठ गया था। चुनाचे अब नजमी को कराची भाग जाने पर राजी हो गई तो नदीम ने जमान को फोन करने का फैसला किया। उसने नजमी से कहा, मेरा ख्याल है कराची की ट्रेन 12:20 पर छूटती है। तुम या तो मेरे साथ ही रहो, या अगर तुम्हें घर से कुछ कपड़े वगैरह लाने हैं तो जाकर ले आओ। मैं कराची अपने दोस्त जमान को फोन कर देता हूँ, वो निकाह खां को बिल्कुल तैयार रखेगा। कल शाम को कराची पहुंचते ही हमारी शादी हो जाएगी। जिंदगी में कभी इंसान की आंखों के आगे से पर्दा उठ जाता है और कभी आंखों के आगे पर्दा पड़ जाता है। नजमी की आंखों के आगे पर्दा पड़ चुका था। हम मशरकी लोग जिस मुआशरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं उसमें मर्द तो जिंदगी की कुशादा शारा पर बेखतरी और बेखौफी से सफर करते हैं। वो हर पड़ाव पर एक नया माशका करते हैं और चले जाते हैं। वो किसी के आगे जवाबदेह नहीं होते। लेकिन हमारे मुआशरे में औरत को, चाहे वो शादीशुदा हो या चाहे गैर शादीशुदा, सारी जिंदगी एक ऐसे पुलिसरात से गुजरना पड़ता है कि जरा सी डगमगाहट उसे जिंदगी भर के लिए मर्दों की बनाई हुई जिल्लत की दलदल में गिरा देती है। नजमी को अपनी पसंद की शादी का पूरा हक था। उसने अपने इस हक के हुसूल का फैसला ही किया था, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उसके इर्द गिर्द मशरकी रिवायात की मकड़ियों का जाला तना हुआ है, जिसे वो बड़ी आसानी के साथ जरा सा हाथ हिलाने से, पांव बाहर निकालने से तहस नहस कर सकती है, मगर इस जाले को तोड़कर वो उसमें बुरी तरह से उलझने वाली थी। फिर इस जाले से निजात तकरीबन नामुमकिन थी। उसने नदीम से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए घर जाऊंगी, ठीक 11:30 बजे इसी रूम में पहुंच जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हारी खातिर इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ, अब कहीं मुझे छोड़ मत देना। नजमी, मैं तुम्हारे साथ जीऊंगा, तुम्हारी खातिर मरूंगा। नजमी ने अपने अंदर बेपनाह ताकत महसूस की। लाहौर रेलवे स्टेशन से निकलकर नजमी अपने अंदरूनी शहर वाले मकान की तरफ और नदीम माल रोड वाले टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। उसके पास वक्त कम था। खुशकिस्मती से दूसरी तरफ से जमान ही बोल रहा था। नदीम टेलीफोन बूथ में था। जमान, मैं नदीम लाहौर से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें बड़ी जरूरी बात करने के लिए फोन किया है, मेरी बात गौर से सुनो। नदीम ने मुख्तसर लफ्जों में जमान को सारी बात समझा दी और फोन बंद करके बाहर आकर बेल अदा किया। फिर सीधा अपने घर आ गया। उसे मालूम था कि 2-4 दिनों के बाद वापस इसी घर में वो अपनी बीवी नजमी के साथ आ जाएगा, इसलिए उसे वहां से कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं थी। अपनी अलमारी में उसने 300 रुपया बचा कर रखा हुआ था। ये रकम उसने बटुआ में डाली और इन्हीं कपड़ों में घर से निकल गया। टैक्सी पकड़कर वो सीधा बड़े डाकखाने में आ गया। यहाँ उसने एक पोस्ट कार्ड खरीदा। उस पर अपने वालिद के नाम चंद जुमले लिखे कि उसे एक जरूरी काम से पेशावर जाना पड़ गया है। सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि मैं घर आकर आपको इत्तला नहीं दे सकता। 2 या 3 दिनों में वापस आ जाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पोस्ट कार्ड पर अपने घर का पता लिखकर उसने पोस्ट कर दिया। उसे कोई शय साथ ले जाने की जरूरत नहीं थी। कराची में जमान के होटल में सब कुछ मौजूद था। उन्हें सिर्फ एक ही रात ट्रेन में बसर करना थी। दूसरे रोज उन्हें कराची पहुंच जाना था, जहां निकाह तैयार होगा और उनकी शादी हो जाएगी। 2-1 रोज कराची होटल में ठहरने के बाद वो वापस लाहौर आ जाएंगे और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ नदीम 11 बजे ही स्टेशन पहुंच गया। अब उसे नजमी की तरफ से फिक्र लगी थी। मुमकिन था कि वो अपना इरादा बदल डाले। आखिर लड़की है और पहली बार घर से कदम निकाल रही है। एक लड़की के लिए बहुत बड़ा फैसला था। नदीम पहले तो प्लेटफॉर्म पर टहलता रहा। उसने 3 सिगरेट फूंक डाले। कराची तक 2nd क्लास के उसने 2 टिकट खरीद लिए थे। 11:30 बजे वो स्टेशन की लॉबी में आकर एक सुतून की ओट में खड़ा हो गया। उसकी निगाहें पोर्च में दाखिल होती टैक्सियों, गाड़ियों और तांगों पर जमी थी। उसके हलक का जायका कड़वा हो गया था। सिगरेट का मजा जाता रहा। उसने घड़ी देखी, 11:15 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कराची जाने वाली गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी। नदीम बेचैनी के आलम में हर आने वाली टैक्सी और तांगे रिक्शे को तक रहा था।
45 मिनट बाद ट्रेन को कराची रवाना हो जाना था। नजमी अभी तक नहीं आई थी। फिर 12 बज गए। नदीम नाउम्मीद हो गया, नजमी नहीं आएगी। घर की दहलीज ने उसके पांव पकड़ लिए हैं। लड़की चाहे कितनी पढ़ लिख जाए, वो लड़की ही रहती है। उसे मिर्जा साहिबा के पंजाबी बोल याद आ रहे थे, जिनमें जट वंशल पंजाब के दिलेर आशिक मिर्जे को समझाता है कि देखो, इन औरतों की बातों का बिल्कुल एतबार ना करो। ये पहले हंस हंस कर दोस्ती करती हैं और बाद में रोती हुई पीछे हट जाती हैं। नदीम ने सिगरेट फेंक दिया। वो नजमी की तरफ से नाउम्मीद हो गया था कि अचानक एक रिक्शा पोर्च में आकर रुका और उसमें से नजमी बाहर निकली। नदीम ने बेख्तियार होकर नजमी की तरफ कदम बढ़ा दिए। नजमी के पास भी कोई ब्रीफकेस वगैरह नहीं था, सिर्फ एक बड़ा पर्स था जो उसने कंधे से लटका रखा था। दोनों की नजरें मिली। दोनों के चेहरे आने वाली खुशियों के तस्वुर से जगमगा उठे। नदीम ने कहा, जल्दी चलो, ट्रेन तैयार है। वो पुल उबूर करके प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गए। कराची जाने वाली गाड़ी उनके इंतजार कर रही थी। कराची एक्सप्रेस छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती कराची की तरफ उड़ी जा रही थी। नजमी को नदीम ने सेकंड क्लास के जनाना कंपार्टमेंट में बिठाया था। डब्बे में दूसरी मुसाफिर औरतें भी बैठी थीं। उनके साथ बच्चे भी थे। नजमी खिड़की के बंद शीशे से सर लगाए मुसलसल बाहर खेतों को पीछे की तरफ जाते देख रही थी। दिन के 2-3 बजे तक घर में किसी को पता नहीं चलेगा कि वो घर से भाग गई है। उसके बाद जब वो कॉलेज से घर ना पहुंची तो उसकी सौतेली माँ को परेशानी होगी, और जब रात होगी तो उसके अब्बू जान की जो हालत होगी, उसका ख्याल करके नजमी का दिल फटा जाता था, मगर वो मजबूर थी। अगर उसके अब्बू में अपनी बेटी के मुस्तकबिल को तबाही से बचाने की हिम्मत होती तो नजमी कभी घर से बाहर कदम ना निकालती। वो तो अपनी दूसरी बीवी और नजमी की सौतेली माँ के सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकते थे। उन्हें मालूम था कि उनकी बेटी को एक अधेड़ उम्र शादीशुदा शख्स के हवाले किया जा रहा है, लेकिन वो खामोश थे। वो अपनी बेटी को तबाही के अंधे कुएं में गिरते खामोशी से देख रहे थे, मगर नजमी पढ़ी लिखी और होशमंद लड़की थी। इस्लाम ने उसे अपनी पसंद की शादी करने का पूरा पूरा हक दिया था। अगरचे वो घर से फरार होकर एक इंतहाई भयानक और गैर जिम्मेदाराना कदम उठा चुकी थी, लेकिन इसके सिवा कोई चाराकार भी नहीं था। वो अपनी जिंदगी, अपने मुस्तकबिल और अपनी आइंदा नस्ल को तबाह होने से बचाना चाहती थी। वो अपनी पसंद की शादी करके अपनी तमन्नाओं के मुताबिक पुरसुकून जिंदगी बसर करना चाहती थी। वो बार बार ये कहकर अपने ज़मीर को तसल्ली दे रही थी कि आज कराची पहुंचकर वो नदीम से शादी करेगी और कल वो लाहौर वापस रवाना हो जाएगी और अपने खाविंद के साथ अपने माँ बाप के कदमों में गिरकर उनसे माफ़ी मांग लेगी। सब उन्हें माफ़ कर देंगे। आखिर वो शादी करने जा रही है, सिर्फ 2 दिनों की तो बात है। ये 2 दिन उसके अब्बू जान को बेहद अजियत जरूर देंगे, लेकिन नजमी की सारी जिंदगी, सारा मुस्तकबिल तबाह बर्बाद होने से बच जाएगा। ये उसका हक था। वो कोई नाजायज काम नहीं कर रही थी। कराची जाते ही उनका बाकायदा शरई निकाह पढ़ाया जाएगा और वो कानूनी तौर पर नदीम की बीवी बन जाएगी। ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। नदीम दूसरे कंपार्टमेंट से भागता हुआ उसके पास आ गया। नजमी ने खिड़की का शीशा गिरा दिया। तुम ठीक तो हो ना? नदीम ने किसी कदर तशवीर से पूछा। नजमी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा हला खुश्क हो रहा है। नदीम ने फौरन उसे ठंडा मशरूब पिलाया और उसे हौसला देता रहा कि नजमी, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, सिर्फ घर से चले जाने की तकलीफ जरूर दी हमने अपने माँ बाप को, लेकिन कल सुबह ही हम लाहौर वापस चल पड़ेंगे और उस वक्त हम मियाँ बीवी होंगे। नजमी ने उदास निगाहों से नदीम की तरफ देखकर कहा, क्या लाहौर में रहकर हम शादी नहीं कर सकते थे? वहां बड़ा मुश्किल था नजमी, वहां बात निकल जाती और हमें कोई शादी नहीं करने देता। और अब तुम ऐसी बातें मत सोचो। रात को हम कराची पहुंच जाएंगे। जमान ने वहां निकाह को बिठा कर रखा होगा, गवाह भी मौजूद होंगे। जाते ही हमारा ब्याह हो जाएगा और सुबह पहली ट्रेन से हम वापस लाहौर चल पड़ेंगे। गाड़ी ने सीटी बजाई। नदीम ने एक बार फिर नजमी को तसल्ली दी और अपने डब्बे की तरफ दौड़ा। ट्रेन एक बार फिर अपने सफर पर चल पड़ी। नजमी के साथ जो भारी भरकम औरत बैठी थी, वो उससे बातें करने लग गई। जैसा कि हमारे यहाँ लोगों की आदत है, वो कुरेद कुरेद कर नजमी से पूछने लगी कि वो कराची क्यों जा रही है, लाहौर में कहाँ रहती है, जो लड़का हर स्टेशन पर उसको पूछने के लिए आता है वो कौन है। नजमी ने उसे मुख्तसर लफ्जों में बता दिया कि वो कराची अपनी खाला से मिलने जा रही है और ये लड़का उसका खालाजाद है। उसके बाद वो अखबार पढ़ने लग गई। उसे मालूम था कि कराची तक ये औरत उसकी जान खा जाएगी। औरत नजमी को अखबार पढ़ते देखकर भी बाज ना आई और पूछने लगी कि कराची में उसकी खाला कहाँ रहती है, उसके खालू क्या कारोबार करते हैं, क्या सरकारी ऑफिसर हैं? नजमी ने कहा, वो रेलवे में अफसर है। अच्छा, तो तुम रेलवे पास पर सफर कर रही होगी। नजमी तंग आकर अपनी सीट पर लेट गई।
میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے سامنے اس کی مرحوم والدہ کی شکل آ گئی۔ کس قدر سنجیدہ اور خاموش شکل ہوا کرتی تھی اس کی امی کی۔ نجمی کو وہ دن یاد آ گیا جب وہ اسے اپنے ساتھ لے کر رنگ محل مشن ہائی اسکول میں داخل کرانے گئی تھی۔ یہاں پر پارٹ 26 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 27 سماعت فرمائیں۔